कि आप लोग घर से वाकई में पढ़ के भी आते हैं या नहीं आते? आज जेन्युइनली बताइएगा मुझे। बहुत ही कम मुझे व्हाट्सएप के ऊपर भी सवाल आ रहे होते हैं जो कि ये ज़ाहिर करते हैं कि शायद मेरे नज़दीक आप घर पे उतना नहीं पढ़ रहे जितना आपको पढ़ना चाहिए, और ये काफ़ी एक वरिंग पॉइंट है। मैंने शुरू में बस आपसे एक रिक्वेस्ट की थी कि जस्ट गिव 1 आवर, ना उससे ऊपर ना उससे कम। और अगर आप 1 आवर के अंदर अंदर अपना कॉन्सेप्ट पूरा तैयार कर लेते हैं तो रिमेनिंग टाइम में पिछले की रिवीजन कर लें, मगर किताब से बाहर नहीं आना जब तक घड़ी का 1 घंटा पूरा नहीं होता या एक चक्कर पूरा नहीं होता, 60 मिनट पूरे नहीं होते। ऐसे कौन कौन कर रहे हैं मुझे जेन्युइनली बताइएगा। आप में से कोई और थोड़े से लोग, यहाँ से कोई 2-4 लोग, 5 नहीं 4, तो बाकी हज़रात का क्या कहना है इसके बारे में? वो नहीं चाहते कि पेपर पास करें अपना? बताएं। देखिए मेरे लिए बहुत इजी है, मैं आऊँ डेली बेस पे आपको बहुत पढ़ा दूँ और पढ़ा के चला जाऊँ, और आपसे एक्सपेक्टेशन लगा लूँ कि आप लोग जो है वो डेली बेस के ऊपर पढ़ रहे होंगे, और अगर मैं इसी अजम्पशन पे रहूँगा तो फिर तो काम बन गया, फिर तो तैयारी होगी आप सबकी। मुझे पढ़ाने के साथ साथ डेली बेस पे आपको जगाना भी होता है कि भाई जाग जाओ, सुबह हो गई है, पेपर करीब है। जितना टास्क पेंडिंग छोड़ते जाएंगे, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो क्यूएम हो, कोई भी पेपर हो पीआरसी का, हाथ नहीं आएगा, नहीं आएगा हाथ। क्योंकि जब आप पेपरों के करीब आएंगे ना, आपको पुरानी बातें भूल चुकी होंगी, और वो कब नहीं बोलेंगी? जब आप डेली बेस पे किताब को 1 घंटा दे रहे होंगे। 1 घंटा जब आप किताब को देते हैं ना, बहुत होता है। अगर ये लेक्चर मैंने रिकॉर्ड करना हो ना और आप लोग सामने मेरे ना हो, तो इस लेक्चर को मैं 10 मिनट से ज़्यादा में ख़त्म कर दूंगा। ये आप लोगों की वजह से लेक्चर 10 मिनट वाला 30 मिनट पे 40 मिनट पे जा रहा होता है, और अगर 2-3 कॉन्सेप्ट्स हों तो वो 1.25 घंटा हमारा पूरा करवा देता है। अदरवाइज़ टू बी वेरी ऑनेस्ट बताऊँ, ये पूरा कोर्स अगर मैं सिंगल कैमरे पे सिर्फ आके रिकॉर्ड करूँ तो ये कोर्स कोई 10 घंटों से ज़्यादा का कोर्स नहीं है। 10 आवर्स, वो भी MCQs को डिस्कस करके, क्योंकि इसमें बातें उतनी ज़्यादा कंसेप्चुअल नहीं है। और जिस तरह हम लोग कवर कर रहे हैं, मैं आपको देसी मिसालों के साथ लेके जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को किसी भी टाइम पे ये फील ना आए कि यार इकोनॉमिक्स तो मुश्किल है। तो अपने आप को आज से अगर आप लोग सुधारना शुरू कर दें तो दैट वुड बी मोर गुड। एक सवाल पूछता हूँ, कल कितने बजे आपको व्हाट्सएप आया था ग्रुप में? रात के क्या बज रहे थे? 2:30 का टाइम था जब मेरा आपको मैसेज आया था कि हमने क्या कवर कर लिया है, पिक्चर्स अपलोड नहीं हो रही। ये वाला मैसेज रात के 2:30 बजे आया था। मैं 2:30 बजे क्यों आपकी फ़िक्र कर रहा हूँ? मुझे क्या पड़ी है कि मैं रात को 2:30 बजे आप सब की इतनी फ़िक्र करके बैठा हूँ अपने घर वालों को छोड़ के। देयर इज़ समथिंग विच आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, देयर इज़ समथिंग विच आई वॉन्ट फ्रॉम यू। ऐसा है कि नहीं है? अदरवाइज़ मेरे लिए बहुत ईजी है, मैं सुबह आपको इस टाइम बता दूँगा कि आपको पता है यहाँ से मैं कितने बजे निकलता हूँ? रात में 11:30 पौने 12 का टाइम हो रहा होता, और जाके भी मुझे आराम नहीं आता। मुझे होता है कि किसी तरह से आपको जो लेक्चर पढ़ा दिया उसके हैंड रिटन नोट्स दे दूँ, जो कि मैं सेंड कर रहा हूँ आजकल, कल भी किए हैं। और इवन जो लेक्चर आज डिलीवर करना है उसके पहले से भेज दूँगा, यार चलो आप लोग एटलीस्ट आते आते एक दफ़ा पढ़ के आएंगे। तो थोड़ा सा कंपैशन शो करें, थोड़ा सा अपने आप को सेल्फ रियलाइज़ करें कि वेयर यू आर हेडिंग। ठीक है, ये तकरीर ना सिर्फ इको के लिए बल्कि अज्यूम करेंगे सारे टीचर्स आपको सेम तकरीर कर रहे हैं। इट इज़ नॉट जस्ट फॉर इको कि आप इको को लेके एक्स्ट्रा जज्बाती हो जाएं, ऐसा भी नहीं करना। हर एक को इक्वल टाइम दें, ड्यू केयर इसे कहते हैं, ड्यू केयर। मैंने शुरू में एक बात बताई थी, कंसिस्टेंसी और ड्यू केयर के साथ चलिएगा तो कामयाबी आपके पीछे पीछे भागती रहेगी, आपको चेज़ नहीं करनी पड़ेगी, साथ साथ चलेगी आपके। शुरू करें, अगर थोड़ा सा अंदर से कुछ ज़मीर जागा हो तो करें स्टार्ट। अच्छा जी,
चैप्टर 4, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर 4 हमें 3 बातें बताएगा, कॉस्ट, रेवेन्यू और प्रोडक्शन। कॉस्ट, रेवेन्यू और प्रोडक्शन। इस चैप्टर का एक और नाम भी है, फर्म्स थ्योरी। फर्म्स थ्योरी, किसी भी नाम से आप इस चैप्टर को पुकार सकते हैं, एक ही बात है। ये जो फर्म्स होती हैं ये क्या होती हैं? हम लोगों ने शायद कल थोड़ा बहुत जिक्र किया था, नहीं किया था? या किया था? आज कर लेते हैं। फर्म्स क्या होती हैं? जो चीज़ें मैन्युफैक्चर करते हैं। फर्म्स को आप आसानी के लिए कह सकते हैं प्रोड्यूसर्स। तो फर्म कौन हो गई? प्रोड्यूसर्स, जो आपको गुड्स बना के दे रहा है, या वो सर्विस प्रोवाइडर जो कि आपको क्या देगा? सर्विस देगा। तो फर्म कैन बी considered as a producer which is making goods for you, and it can be termed as service provider giving you services. सर जी, ये जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, हम लोगों ने कल ये बात की थी कि ये सामान क्यों प्रिपेयर करते हैं? टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। इनका हक बनता है पैसे कमाना या नहीं बनता? क्या इनके घर में इनके बाल बच्चे नहीं हैं? इसकी जो फैमिली है वो किस पे डिपेंड करेगी? प्रोड्यूसर्स पे। अच्छा, तो ये फर्म दो तरह की होगी। एक वो जो कि शॉर्ट रन में चल रही है, और एक वो जो कि लॉन्ग रन में ऑपरेट कर रही है। इन दोनों में क्या फर्क होता है? शॉर्ट रन क्या है और लॉन्ग रन क्या है? शॉर्ट रन कहते हैं जहां पे आपके पास कम से कम एक फैक्टर कौन सा होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए। मिनिमम वन फिक्स्ड फैक्टर। और लॉन्ग रन सारे ही क्या होंगे? तो देयर इज नो फिक्स्ड फैक्टर। सारे क्या होंगे? वेरिएबल, कोई फिक्स नहीं। सर जी, लॉन्ग रन में जो लॉ देखा जाता है that is called law of return to scale। और शॉर्ट रन में इसका क्या नाम है? इसके दो नाम है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ रिटर्न। ये नाम तो सेम नहीं हो गया? लॉ ऑफ रिटर्न, लॉ ऑफ रिटर्न है ना? तो स्केल लिख लेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? ये स्केल बात करता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल की। ये स्केल किसकी बात करता है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं कुछ ऐसे तरीकेकार जिससे हम अपनी कॉस्ट कम कर जाते हैं, जिससे हमारी प्रोडक्शन क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल लॉन्ग रन में आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो इसलिए इसका पूरा नाम क्या है? लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। और वो क्या है? खाली बेचारा लॉ ऑफ रिटर्न। क्या? कॉस्ट कम हो जाती है इससे।
बड़ी आसान अगर डेफिनेशन दूं तो ऐसे फैक्टर्स जो कि आपकी कॉस्ट में कमी ले आए, जिस तरह रॉ मटेरियल अगर आप बल्क में बाय करें सस्ता पड़ेगा महंगा पड़ेगा, मगर उसके लिए क्या चाहिए ज़्यादा, जो कि शॉर्ट रन में नहीं होगा, किस में होगा, क्योंकि लॉन्ग रन का प्रोड्यूसर कौन सा है, जिसके पास कैपिटल ज़्यादा है, और उसके लिए कैपिटल को नया जनरेट करना मसला नहीं है, क्योंकि कोई फैक्टर फिक्स नहीं है। इधर आ जाते हैं। शायर कहता है कि यहाँ पे 3 तरह के लॉज हैं। शायर आ गया मैदान में, तैयार हो जाएं, तगड़े हो जाएं। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग या डिक्रीजिंग रिटर्न। और ये इतना डिक्रीज करता है, इतना डिमिनिश करता है कि ये किस में चला जाता है, नेगेटिव जोन में। किस में चला जाता है, नेगेटिव जोन में भी चला जाता है। आप ये भी कह सकते हैं लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न। 3 ये हो गए ना, चौथा ये भी बन सकता है कि लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न। पहले इंक्रीज हुआ, फिर कांस्टेंट हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, और एंड पे कहाँ चला गया, नेगेटिव जोन में चला गया। देखें, इंसान पहले पैदा होगा, इंसान पहले पैदा होगा, वो हर बढ़ती हुई एज के साथ ग्रो करता जाएगा, इंक्रीज कर रहा। एक टाइम पे आएगा जब उसके पास पैसा भी होगा, ताकत भी होगी, और वो ज़िंदगी बड़े अच्छे से गुजार रहा होगा, उसको ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है। ये उसका स्ट्रगलिंग फेज था जब वो अपने आप को ग्रो कर रहा था। यहाँ पे वो ग्रो हो चुका है, तो क्या वक्त के साथ साथ वो बूढ़ा नहीं होगा? अब वो क्या कर रहा है, मौत के करीब करीब जा रहा है। जितना पैसा कमाया था, अब उसके घर वाले उसके पैसों पर लड़ रहे हैं कि अब्बा जी की प्रॉपर्टी किसको मिलेगी। और एंड पे जब ये भाई साहब फौत हो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, मट्टी में, मट्टी के नीचे नेगेटिव जोन में चले जाएंगे। एंड दी एंड ये इंसान की ज़िंदगी ऐसी तो होती है, चाहे गुड्स हो चाहे इंसान हो, ये सब ने एक ही लाइफ साइकिल है। पहले ग्रो करना शुरू करेंगे, फिर कांस्टेंट होंगे, और एंड पे डिक्रीज कर जाएंगे। देखें ना, ग्रो कर रहे हैं, कांस्टेंट हो गए, डेथ हो गई, और उसके बाद ये नेगेटिव जोन में उतर जाएंगे। फिर कहाँ कोई याद रहता, कोई याद रहता उसके बाद? बहुत ही रेयर केसेस में आपको बिछड़े हुए याद आते हैं, और जितना टाइम कम होगा उतना ज़्यादा याद आएंगे। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम लोग अपनी अपनी ज़िंदगियों में इतना मसरूफ़ हो जाते हैं कि उनको अपनी फ़िक्र होती है, दूसरों की फ़िक्र नहीं होती। ये फैक्ट है, इसी को तो सब्र कहते हैं। अगर ये ना आए ना तो कोई भी ज़िंदा ना रह पाए। अगर इतनी मोहब्बत हो ना सबको सबके साथ, तो फिर सबका दिल क्या करे? अगर वो चला गया तो मैं भी, और देखा देखी सारे ही जाना शुरू कर देंगे, तो ज़िंदगियाँ ख़त्म होनी शुरू हो जाएंगी। अल्लाह ताला तभी तो आपको सब्र देते हैं कि कोई नहीं, आज वो हो गया है, कल को तू पीछे भी चाहिए, मगर थोड़े से टाइम के बाद, थोड़े से वक्फे के बाद। अच्छा जी, ये समझ आ गया? अच्छा जी, इंक्रीजिंग, कांस्टेंट, डिमिनिशिंग, डिक्रीजिंग या नेगेटिव। ये बताइएगा, एमी पूछ रहा हूँ आपसे, प्रॉफिट कमाने के लिए एक प्रोड्यूसर को क्या करना चाहिए? प्रोडक्शन को बढ़ा ले और डिमांड को मीट करना शुरू कर दे। जितनी ज़्यादा वो डिमांड मीट करेगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर देगा। इसका फॉर्मूला होता है सेल
सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल। इंट्रो में कुछ पढ़ा प्रॉफिट के बारे में, कुछ बातें स्टार्ट हुई हैं इंट्रो में। अकाउंटिंग, जब हम इंट्रो बोलते हैं तो खाली उसका मतलब अकाउंटिंग ही होता है। तो सेल माइनस कॉस्ट, भाई एक चीज़ मुझे 200 रुपये की मैंने बेची, मैंने वो बाय की थी 120 की, तो मेरा प्रॉफिट कितना आएगा? 8 रुपये। एक चीज़ अगर मैंने 120 रुपये की बेची और मुझे 200 रुपये की पड़ी थी, कॉस्ट 200 थी, कितना प्रॉफिट आएगा? लॉस आएगा। कितने का लॉस आएगा? माइनस ऊपर भी, ठीक है, ले जाना। आपने प्रॉफिट पूरा कर लेना। ये होता है पक्का प्रोड्यूसर कि मुझे मेरा 1-1 रुपए का हिसाब चाहिए। अच्छा जी, सेल का एक और नाम भी होता है, बता सकते हैं क्या? मैंने बोर्ड पे लिखा भी हुआ है, रेवेन्यू। तो सेल को हम क्या कहते हैं? रेवेन्यू में से क्या माइनस करनी है? कॉस्ट। रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट प्लस कॉस्ट। तो आपने यहीं से मुझे रिवर्स कर दिया ना, ये चालाकी नहीं करनी। रेवेन्यू किस तरह निकालते हैं? चैप्टर 3 में हम लोगों ने बात की थी, रेवेन्यू मेथड किया था। रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या रखा था? रेवेन्यू मेथड, यही अगर आप लोगों ने रिवाइज किया होता तो मैं इतना P मल्टीप्लाई बाय प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, प्राइस इनटू क्वांटिटी माइनस कॉस्ट, प्राइस इनटू क्वांटिटी माइनस कॉस्ट। चलिए अब मुझे इस फॉर्मूले में देख के बताइएगा, प्रॉफिट बढ़ाना है प्रोड्यूसर ने, उसके पास 3 वेरिएबल आ गए हैं, एक प्राइस, एक क्वांटिटी, एक कॉस्ट। किसको बढ़ाए किसको कम करे? कॉस्ट कम करे, प्राइस बढ़ा दे, या एग्जिस्टिंग प्राइस के साथ क्वांटिटी बढ़ा दे। तो ये बढ़ा दे या कॉस्ट को कम कर दे। यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई परेशानी? या तो कोई नई बात पड़ी हो? आज सारी बातें पुरानी रिपीट हो रही हैं। क्यों रिपीट हो रही हैं? ताकि आपके जहनों में एक दफ़ा वो बातें पक्की फिट हो जाए। अच्छा, प्रोड्यूसर चाहता है कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो, और उसके लिए भाई साहब ने आपसे रब्ता कर लिया। बताएं, बीइंग एन इकोनॉमिस्ट, या एक सेकंड, बीइंग अ चार्टर्ड इकोनॉमिकल अकाउंटेंट, क्या मशवरा देंगे उसको? उसने बस ये कहा है कि मुझे मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। कॉस्ट कम कर दे, चलो बात समझ आती है। प्राइस को बढ़ा दे, तो जब प्राइस बढ़ेगी तो लोग तो भाग जाएंगे। इसी प्राइस के साथ क्वांटिटी बढ़ा दे, इसी प्राइस के साथ अगर वो क्वांटिटी बढ़ाने बैठ गया तो हो सकता है कि लोग कहीं और से बाय कर लें, उसके बाद जो सामान है वो ज़ाया हो जाए। आपके पास प्रोड्यूसर आया, कहता है सर मुझे ना प्रॉफिट बढ़ाना, मुझे मशवरा दें, और आप तुक्के मार रहे हैं। मैंने एक लफ्ज़ यूज़ किया था, चार्टर्ड इकोनॉमिकल अकाउंटेंट। क्या मशवरा देंगे बेचारे को? सप्लाई बढ़ा दें, चीज़ की कीमत कम कर दें, और अगर उसको कीमत कम करके नुकसान आना स्टार्ट हो जाए फिर क्या करें? जो लोग संडे पे मौजूद थे उनको तो आना चाहिए था ये सवाल। ये गुड्स पे डिपेंड करेगा कि गुड्स कौन सी हैं, आया गुड्स इलास्टिक है या इन इलास्टिक है। तो आपका पहला सवाल उससे क्या बनता है कि भाई तुम मुझे ये बताओ कि जो तुम गुड्स बेचते हो वो गुड्स इलास्टिक है या इन इलास्टिक है? इलास्टिक है या इन इलास्टिक है? अगर इलास्टिक है तो क्या करूं? या चलिए पहले आसान वाला कर लेते हैं, अगर इन इलास्टिक है तो क्या करूं?
अगर इन इलास्टिक हैं तो मुझे प्राइस को बढ़ाना पड़ेगा, और अगर इलास्टिक है और वो चाहता है कि मेरा प्रॉफिट बढ़ जाए तो इसको कम करना पड़ेगा। ये गुड्स पर डिपेंड करेगा, आया गुड्स इलास्टिक वाली बेच रहा है या इन इलास्टिक वाली बेच रहा है। जब तक पिछला रिवाइज नहीं करेंगे चीज़ें जहन में नहीं बैठेंगी। ये मैंने एग्जांपल दोबारा से रिपीट जान के की है ताकि थोड़ा सा मजीद ज़मीर जागे कि व्हाट वी आर डूइंग विद आवर सेल्व्स, ऑल्दो ये मैं संडे में बता चुका हूँ आपको। इधर आ जाए सर जी, एक टेबल आपको सामने आ गया, इसको फिल करें पूरा। एमपी जब कोई वेरिएबल फैक्टर नहीं है, एक ही फिक्स फैक्टर है। अच्छा, फिक्स फैक्टर को हम ले लेते हैं लैंड, या चलो कैपिटल कर लेते हैं आज, और वेरिएबल हमारे पास क्या होता है नॉर्मली लेबर, सबसे आसान वेरिएबल लेबर ही है। फिक्स फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर, एमपी, एपी, टीपी। मुझे बताइए इस चार्ट में क्या गलती है जो अभी तक आप लोगों ने चीख के नहीं बताई कि सर वो आपने गलत बना दिया। कुछ गलती है इस चार्ट में। कौन सी, क्या? ये गलती नहीं है, और ये जरूरी भी नहीं कि हमेशा कांस्टेंट होगा, कभी कभी नहीं भी होता। ये फिक्स फैक्टर मैं बढ़ा रहा हूँ और आपकी नजर ही नहीं पड़ रही बेचारों की। फिक्स फैक्टर मैंने क्या कहा था, इट विल रिमेन सेम, वो ये तो बढ़ रहे हैं। और आप में से किसी ने चीख के ये नहीं बताया कि सर ये चीज जो है वो सही नहीं है। तो फिक्स फैक्टर मुझे क्या करना चाहिए, सेम करना चाहिए। तो अच्छा, वी एफ सेम है, वी एफ सही है क्या? शुरू में 0 होगा या 1 होगा? 0। लैंड है या कैपिटल है, लेबर नहीं है, तो मैं कुछ भी प्रोड्यूस कर पाऊंगा नहीं। मेरी टीपी भी क्या होगी 0, मेरी एमपी, क्योंकि टीपी 0 है तो एमपी निल और एपी भी 0। फिर मैंने एक लेबर रखी, क्या रखी? एक लेबर रख ली। अब ध्यान से ये पूरा चार्ट एक दफा फिर से जरा सुनिएगा। एक एक्स्ट्रा लेबर अपॉइंट कर ली, लैंड या कैपिटल वही है। उस एक्स्ट्रा लेबर के आने से एडिशनल, ये मार्जिनल का वर्ड हम लोगों ने कल किस लिए यूज किया था? एडिशनल के लिए। इस एक्स्ट्रा लेबर की वजह से एडिशनल 10 यूनिट प्रिपेयर हो गए, एडिशनल। तो मुझे बताइए टोटल कितने होंगे? 10, क्योंकि ओपनिंग क्या है 0, तो 0 में एडिशनल ऐड कितना हुआ, तो अब क्लोजिंग कितना हो गया 10, और एवरेज कितना होगा तो डिवाइड करके बताएं ना 10। ठीक, मैंने लेबर एक और बढ़ा ली, अब मेरे पास 2 मुलाजिम हैं और 2 जब मुलाजिम हुए तो एडिशनल 15 यूनिट्स बन गए। जब तक एक था तब कितने बन गए थे? जैसे ही 1 से 2 हुए तो वो अब कितने बन गए हैं? 15। अच्छा एक बात बताएं, इनकी परफॉर्मेंस कम हुई है या ज़्यादा? ज़्यादा। एडिशनल 15 बने। तो अगर एडिशनल 15 है, ओपनिंग 10 है, तो क्लोजिंग कितना हुआ और एवरेज कितना हुआ? अब क्या हुआ? जब एक लेबर, उसने कितने जूते बनाए आके? 10। मैंने लेबर एक एक्स्ट्रा ऐड की, देखिए ना 1 से 2 में +1 हुआ होगा। मैंने लेबर एक एक्स्ट्रा ऐड कर ली, उस एक्स्ट्रा लेबर की वजह से अब मेरी टोटल प्रोडक्शन कितनी है? 25। अब मैंने कितने पेयर ऑफ शूज बना लिए हैं? 25। पहले कितने बनाए थे? मेरे पास कितने लेबर थे? 1। तो जब 2 हुए तो ऐसा नहीं होना चाहिए था कि अगर एक 10 बना रहा तो दूसरे को भी आगे 10 ही बनाने चाहिए थे, है ना? बचपन में आप लोगों ने रेशो और प्रोपोर्शन पढ़ी होगी।
जिसमें अगर इतने टाइम का काम अगर एक बंदा करता है तो कितने बंदे उतना ही काम उतने टाइम में कर सकते हैं। ये बातें याद है पुरानी, मैथ वाली पुरानी बातें, न्यूमेरिकल। ऐसा नहीं होता। जब दो लोग जुड़ते हैं ना तो एक सिनर्जी इफेक्ट आता है। कौन सा इफेक्ट आता है? सिनर्जी। सिनर्जी इज एक और एक 11। सिनर्जी क्या होता है? एक और एक 11। यानी कि जब दो लोग हुए तो उनकी एफर्ट ज़्यादा और काम भी ज़्यादा। अज्यूम किया जा रहा है कि ये लेबर मेहनती है, ये लेबर, और जब आप लेबर को ज़्यादा पैसे देंगे तो वो ज़्यादा काम नहीं करेगी। अगर उसको आपने कहा कि तुम्हें ओवर टाइम भी मिलेगा तो वो 10 के बाद एक्स्ट्रा 5 लाजमी बनाएगी ताकि वो अपना ओवर टाइम कमा सके। तो अब मुझे बताइए, दूसरी लेबर ऐड करने से एडिशनल कितना फ़ायदा मुझे मिला इन प्रोडक्शन? 15। फिर मैंने कहा गेम तो मज़े की चल पड़ी है, एक और लेबर ऐड कर लेते हैं। तीसरी लेबर आ गई बीच में। तीसरी लेबर ने मुझे एडिशनल 15 तो बन ही गए थे ऊपर, एडिशनल मुझे 20 यूनिट्स बना के दे दिए। कितने बना के दिए? 20। एडिशनल 20 बने, 25 पहले पड़े हुए। तो अब वेयर हाउस में टोटल कितने? 45। कितने? 45। एवरेज बताइएगा। लेबर एक हुई तो 10, 2 हुआ 25, 3 हो गए तो पहले एक लेबर एवरेज 10 यूनिट्स बना रही थी। जब दूसरी लेबर ऐड की तो उसने एवरेज प्रोडक्शन बढ़ाई या कम की? बढ़ा दी। 10 से कहाँ पे ले आए? 12.5 पे। और जब मैंने लेबर 3 कर दी तो एवरेज 12.5 से बढ़ गई है कम हो रही है? बढ़ गई है। 12.5 से जंप खा के कहाँ पे आ गई है? 15 पे आ गई। यहां तक शायर ने कहा तुम्हारी दुकान को नजर नहीं लगी। यहां तक इसकी दुकान को नजर या इसके कारखाने को नजर नहीं लगी। यहां पे क्या हो रहा है? क्या टोटल प्रोडक्शन मेरी बढ़ रही है? क्या स्टेडली बढ़ रही है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, या तेजी से जा रही है? तेजी से जा रही है। देखें 10, 12.5, 15, 10, 15, 20, 10, 25, 40, 45 जंप लग रही है। ये स्टेज है जिस पे क्या हो रहा है? देयर इज इंक्रीज इन टोटल प्रोडक्शन विद कौन सा रेट? इंक्रीजिंग रेट। इसको मजीद दिलचस्प बनाता हूं। यहां पे भाई साहब ने सूद नहीं लिया था तो उसका काम इंक्रीज कर रहा था विद इंक्रीजिंग रेट। तो मुझे ये बताइए, टीपी बढ़ रही है? टीपी के बढ़ने से क्या एमपी बढ़ रही है कम हो रही है? मार्जिनल भी बढ़ रही है। और ये टीपी जो बढ़ रही है ये बढ़ रही है विद इंक्रीजिंग रेट। अच्छा, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जरा मुझे बताइएगा, जो एपी है वो एमपी से कम है या ज्यादा है? एवरेज कम है, मार्जिनल ज्यादा है। तो मार्जिनल प्रोडक्शन इज मोर देन एवरेज प्रोडक्शन। यानी कि काम करने में बहुत मजा आ रहा है। एवरेज से भी क्रॉस कर रही है मार्जिनल, यानी कि फायदा ही फायदा है। एक टाइम पे आगे सेम होगी, उसके बाद बढ़ना शुरू हो जाएगी। ये है आपका लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। ये है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। और अगर मैं एमपी के ऊपर इसको ड्रॉ करूं, किस पे? एमपी के ऊपर, तो कुछ ऐसा चार्ट आएगा एमपी वाला। ये है लॉ ऑफ
इंक्रीजिंग रिटर्न। और अगर मैं इसका टीपी बनाने की कोशिश करूं तो टीपी कैसा आएगा? टीपी मेरा यहां से उठेगा और ऊपर तक जा रहा है। ये क्लियर है? ये क्लियर हुआ? लॉ ऑफ, मेरा आउटपुट यहां पे ज्यादा है, मेरा आउटपुट यहां पे और मेरी इनपुट यहां पे कम है। इनपुट कैसे कम हुई? एवरेज कितने बनने चाहिए थे? 15, कितने बन रहे हैं? 20। यानी कि कॉस्ट मेरी कम लग रही है और प्रोडक्शन मेरी ज्यादा है। तो इस स्टेज पे आउटपुट ज्यादा है फ्रॉम इनपुट, यानी कि जो मेरी लेबर है वो लॉस ऑफ रॉ मटेरियल नहीं कर रही, लॉस ऑफ रॉ मटेरियल नहीं कर रही, जिससे मेरी प्रोडक्शन बढ़ गई है। वो चीज़ों को ज़ाया नहीं कर रहे। प्रोडक्शन में लॉस दो तरह का होता है, एक अकाउंटिंग लॉस और एक प्रोडक्शन लॉस। प्रोडक्शन लॉस कहते हैं ऐसे लॉस को जिसमें रॉ मटेरियल आपका ज़ाया होना शुरू हो जाए। जिस तरह घर में किचन में अगर कुकिंग ऑयल गिर जाए, इट वुड बी अ लॉस। अगर वो ना गिरता तो उससे मैं खाना पका सकता था। यहाँ तक ओके? यहाँ तक ओके? अब नीचे आए ज़रा। यहाँ पे बेचारे की कम बख्ती शुरू हो गई। हाँ, आउटपुट मुझे बताइए, एडिशनल यूनिट्स बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? और क्या वो एवरेज से भी बढ़ रहे हैं? इसका मतलब है कि जितने बनने चाहिए थे उससे भी ज़्यादा बन रहे हैं। तो मेरी आउटपुट ज़्यादा है फ्रॉम माय इनपुट। क्यों? क्योंकि मेरी लेबर, मुझे लॉस ऑफ रॉ मटेरियल, मेरी लेबर जो है वो हर वक्त काम कर रही है, किसी भी टाइम पे फ्री नहीं बैठ रही। और ये कब होगा? जब मैंने लेबर को ज़्यादा मोटिवेट किया होगा। और ज़्यादा मोटिवेट बंदा कब होता है? जब उसको ज़्यादा पैसे आ रहे हो। ओके, अब आगे चलते हैं। उसने कहा यार मज़ा आ रहा है, काम मज़ीद बढ़ाते हैं। उसने लेबर बढ़ा ली, 3 से 4 पे ले आया, +1 एक और बंदा अपॉइंट कर लिया। अब जो बंदा वह लेकर आया ना, वो बंदा मनहूस साबित हुआ उसके लिए। क्या साबित हुआ उसके लिए? मनहूस। नहीं, ये गलत बात। वो होगा मुझे पता है, मगर क्लास में नहीं। अच्छा, इसकी नहीं बेइज्जती कहाँ सर? मैं अब आगे आ जाऊँ सर, मैं पीछे आ जाऊँ या आप आगे आ जाए? अच्छा जी, 45 टोटल। इसके आने से पहले वेयर हाउस में कितने यूनिट्स पड़े हैं? 45 पड़े हैं। ये भाई साहब आए तो इन्होंने आके इसको बातों में लगा लिया। इन्होंने आके क्या किया? इनको बातों में लगा लिया। और जहां पे ये ट्रेंड इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा था, अब देखिएगा क्या होगा। पहले एडिशनल 20 बने थे, अब ये कम होके 15 पे ले आया, क्योंकि इसने क्या किया? आके बातों में लगा लिया। ये ऐसा दोस्त है जो आप बैठे ना ग्रुप स्टडी के लिए, तो अच्छा भला तैयारी हो रही होगी, एक ऐसा बंदा आएगा बीच में आके कहेगा यार छोड़ो पढ़ाई को, क्या करते हैं, चलो गेमें खेलते हैं। और आप सारे भी आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ शुरू हो जाएंगे गेमें खेलना। सारे एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं अब। अच्छा, तो अब इसके आने की वजह से प्रोडक्शन बढ़ रही है या कम हो रही है? प्रोडक्शन मेरी बढ़ रही है। टोटल देखें ना, 45 जमा 15, वो तो बढ़ेगी। टोटल प्रोडक्शन मेरी बढ़ रही है, मगर एमपी कम हो गई है। एमपी मेरी कम हो गई है। एवरेज कितनी आएगी? 60 चौका 15, एवरेज मेरी वही है। मगर इस पॉइंट पे क्या हुआ? ये आपस में बराबर हो गई। अब इसने कहा यार ये तो मसला हो गया, मैं एक नई लेबर लेकर आता हूँ। उसने मज़ीद एक लेबर बढ़ा ली,
जिसने मजीद एक्स्ट्रा कितने प्रोडक्ट्स बना के दिए? 10। कितने बना के दिए? 10। तो 60 जमा 10। मेरी टीपी अभी भी बढ़ रही है मगर मेरी एमपी अब कम होना शुरू हो गई है। टीपी बढ़ रही है मगर एमपी कम हो रही है। टोटल प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग रेट या डिक्रीजिंग रेट? डिक्रीजिंग रेट, क्योंकि मेरी एमपी कम होना शुरू हो गई। क्यों कम हुई? इन भाई साहब की वजह से, जिन्होंने आगे क्या फैला दी है? मनहूसियत फैला दी। एवरेज बताइएगा क्या? 14। अब देखें वो एवरेज जो मैंने मेंटेन की हुई थी, जो मेरी एवरेज बढ़ रही थी 10, 12.5, 15, अब वो एवरेज कम होना शुरू हो गई है। इसका मतलब है कि ये मौत के करीब करीब चला गया। इसने कहा यार मैं एक और लेबर बढ़ा के चेक कर लेता हूँ, कुछ ना कुछ तो फ़ायदा हो ही जाएगा। एक नई लेबर लेकर आया मगर इसने उसको भी क्या कर दिया? ख़राब कर दिया। उस लेबर के आने से एडिशनल सिर्फ क्या बन पाया? 5 यूनिट्स। तो टोटल कितना हो गया और एवरेज कितना हुआ? मेरी एवरेज मजीद क्या हो गई है? कम हो गई है। मेरी एवरेज मजीद, इसने कहा यार ऐसी की तैसी मैं एक और लेबर लेकर आऊँगा। उस एडिशनल लेबर ने आके कोई एडिशनल काम नहीं किया, तो जितनी प्रोडक्शन पहले थी उतनी ही प्रोडक्शन फिर से है। तो सिर्फ इस लेबर ने आके क्या किया? उसका खर्चा बढ़ाया, क्योंकि टीपी में इंक्रीज ही नहीं आया मगर एवरेज मजीद कम हो जाएगी। अब 75 को 7 पे डिवाइड करके बताइए। 10.7, ये मजीद कम हो गई, मजीद गिर गई। उसको फायदा हो रहा है, उसको नुकसान हो रहा, क्योंकि लेबर की कॉस्ट बढ़ती जा रही है और एवरेज प्रोडक्शन कम होती जा रही है। यहाँ पे भाई बिस्तरे मर्ग पे चले गए। अभी फौत नहीं हुई, अभी फौत करना है। देखिए सब ने आना है, सब ने जाना है। आज आप बैठे हुए हैं, कल कोई और बैठा होगा, शायद यहाँ पे कोई और पढ़ा रहा हो। जब क्लास चेंज होगी, जब अगली क्लास आएगी, जब कैफ वाले बच्चे होंगे तो कैफ वाले बच्चे बैठे होंगे, टीचर कोई और बैठा होगा, यहाँ पढ़ा रहा होगा। अच्छा जी, तो अब यहाँ पे क्या हुआ? इस तरफ आते हैं। मुझे बताइए टीपी इंक्रीज हो रहा है? वो तो यहाँ पे भी हो रहा था। अब यहाँ पे क्या लिखूं मैं? इंक्रीज इन टीपी विद डिक्रीजिंग रेट। कल एक सवाल आया था आप में से किसी का, किसका सवाल था? अब समझ आई? अब क्लियर है? टीपी बढ़ रहा है मगर डिक्रीजिंग रेट के साथ। डिक्रीजिंग रेट कौन सा? ये वाला। 15 से 10 -5, 10 से 5 -5, 5 से 0 -5। मगर टीपी में कोई फर्क आ रहा है? टीपी मेरा मुसलसल बढ़ रहा है। ये धोखा है। ये क्या है? ये धोखा है। असल में क्या हो रहा है? हर नई लेबर ऐड करने से मुझे फ़ायदा, इसका मतलब है कि हर नई लेबर ऐड करने से मेरी कॉस्ट बढ़ रही है और मेरी आउटपुट कम हो रही है। तो यहाँ पे अगर आउटपुट ज़्यादा था इनपुट से, तो यहाँ पे इनपुट ज़्यादा है और आउटपुट मेरी कम। अच्छा जी, यहाँ पे टीपी ने बढ़ना है और एमपी ने कम होना है। अब मुझे ये बताइए, सेकंड फेज में एवरेज कॉस्ट या एवरेज प्रोडक्शन ज़्यादा है मार्जिनल से या कम है? ज़्यादा है। यानी कि अब मुझे पर यूनिट एवरेज ज़्यादा पड़ रही है एडिशनल से। इसका मतलब ये है कि मुझे अब चीज़ें महंगी पड़नी शुरू हो जाएंगी। मुझे अब ये चीज़ें महंगी पड़नी शुरू हो जाएंगी। तो भाई साहब ने यहाँ पर जब नई लेबर ऐड की और ख़ुद कहाँ चले गए?
बिस्तर मर्ग पे, क्योंकि कुछ भी प्रोड्यूस एक्स्ट्रा नहीं हुआ। इन्होंने आके साहब मांगा, पूछा यार क्या बना? उसने कहा मालिक पहले भी 75 थे और अब भी 75 है। उसने कहा तुमने क्या किया? सब ताश खेलते रहे थे, लूडो खेलते रहे थे, लूडो स्टार खेलते रहे थे, गप्पे मारते रहे थे, हमने कुछ एक्स्ट्रा प्रोड्यूस नहीं किया। मगर लाओ हमें हमारी क्या दे दो? सैलरी दे दो। क्योंकि सैलरी क्या होती है? फिक्स। काम हो काम ना हो, सैलरी आपको फिक्स मिलती ही मिलती है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाने की जसारत करूं एमपी आपके सामने, तो मुझे बताइएगा, अब ये एमपी पहले तो बढ़ रहा था ना, अब क्या होगा? शुरू में बढ़ेगा, उसके बाद फौरन से डिक्रीज हो जाएगा। ये मैंने शुरू में इसलिए बढ़ाया ताकि इसके साथ इसको मैं कोरिलेट कर पाऊँ, बल्कि इसको ब्लू से कर लेता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। शुरू में ब्लू वाला बड़ा है, शुरू में ब्लू वाला बड़ा है, और उसके बाद ये ब्लैक से गिर गया, क्योंकि उसकी दुकान पे काला साया छा गया था। ये काला जादू है। ये क्या है? ये काला जादू है, फुफ्फो का काला जादू है। यार एक बड़ी प्यारी सी, एक बहुत प्यारा रिश्ता है, इसको हम लोग खराब कर देते हैं। कौन बोला? यानी कि तभी सीएम में आए हो, तभी सीएम में आए हो। उन्होंने जादू किया कि जा बेटा जाके सीरियल लो 10 साल। अच्छा जी, इधर आ जाए। अब मनहूसियत का लेवल चेक कीजिएगा, नेक्स्ट लेवल पे जाएगी मनहूसियत। पहले तो चलो एडिशनल इंक्रीजिंग रेट पे थे, फिर वो डिक्रीजिंग रेट पे आए, फिर वो कहाँ पे खड़े हो गए आगे, और अब चोरी होना शुरू हो गई। अब 75 में से 5 क्या हो गए हैं? अब इसमें से क्या हो गए हैं? तो बेचारा अब क्या करेगा? फौत ही होगा कि यार पहले मुझे फ़ायदा हो रहा था, इसमें मैं आ गई। इंसान भी तो यही करता है, जब उसको कामयाबी मिलती है तो उसमें मैं आ जाती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कामयाबी गिरना शुरू हो जाती है, और एक टाइम पे कोई उसको पूछता भी नहीं। ये लाइफ लेसन भी है साथ साथ। अच्छा, एवरेज क्या होगी? 8.75। अब मुझे ये बताइएगा, यहां पे टीपी बड़ा कम हो रहा, डिक्रीज इन टीपी। चलिए काम करते हैं, एक और ऐड कर लेते हैं। बताइएगा 60 आएगा? एवरेज बताइएगा, एवरेज क्या आ रही है? 6 पॉइंट। तो टीपी मेरा अब डिक्रीज होना शुरू हो गया। टीपी डिक्रीज हो रहा है विद इंक्रीजिंग ऑफ डिक्रीजिंग रेट, है ना? इंक्रीजिंग ऑफ, क्योंकि ये माइनस लगा हुआ ना, तो इसलिए परेशान नहीं होना। बस आप ये याद कर लें, टीपी मेरा यहाँ पे क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा। और डिक्रीज किस में शो हो रहा है मजीद? एमपी में। तो डिक्रीज इन एमपी और डिक्रीज इन एपी, सब में क्या आना स्टार्ट हो गया है? इस पॉइंट पे पैसे ज़्यादा जाएंगे और मार्केट से पैसे कम आएंगे। इसका मतलब है कि मैं कहाँ पे आ गया हूँ? लॉस में आ गया हूँ। मैं कहाँ पे आ गया हूँ? लॉस में। मुझे बताइए कहाँ पे मुझे अपनी दुकान को बंद कर लेना चाहिए? इस पॉइंट, इस पॉइंट। हाँ, अच्छा जी, अब मुझे बताइए एमपी का ट्रेंड क्या होगा? पहले ये थोड़ा सा बड़ा था, फिर ये कम हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, यहां तक आया, और अब वो इस लाइन को भी क्रॉस कर जाएगा। अब यहां पर आ जाता है,
टीपी, अच्छा हमने इसका टीपी तो बनाया नहीं था, सच बना लेते हैं। ये टीपी यहाँ तक पहुँच गया था। तो अब ये गिरना शुरू हो जाएगा, यहाँ से गिरना शुरू हो जाएगा। नहीं टीपी गिरना शुरू हो जाएगा ना, पहले कांस्टेंट रहेगा, अच्छा हाँ सॉरी वो नीचे गिरेगा। तो टीपी अब थोड़ा सा कम रेट के साथ इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, गिरना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे गिरना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे एमपी और एपी का रिश्ता क्या, एमपी ज्यादा है और एपी, यहाँ पे एपी ज्यादा है और एमपी, और यहाँ पे दोनों तो कम है, मगर ज्यादा कौन सा, एपी ज्यादा है और एमपी कम। पक्की बात है। ये देखें और ये देखें, यहां पे एपी ज्यादा और एमपी कम है, यहां पे एपी कम और एमपी ज्यादा। कौन सा माइनस है, तो -10 है ना, तो कोई फर्क पड़ेगा। ये एक दफा इसकी तस्वीर ले लो, ये दोबारा बनने वाला नहीं है इस तरह। मुझे ये बताइए, एक सवाल पूछता हूँ, इंक्रीजिंग बता दिया, डिक्रीजिंग बता दिया, नेगेटिव बता दिया, कौन सा मिस हो गया हमसे, मुझे आप लोगों ने बताना है। सिर्फ इतना बता दें, कांस्टेंट अगर होगा तो जो एमपी का कर्व बनेगा वो कैसा बनेगा। मैं आपसे ये जवाब एक्सपेक्ट नहीं करता। अब मैं स्ट्रेट, सीधा, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल का जवाब एक्सपेक्ट नहीं करूंगा आपसे। अब आप मुझे बताएंगे वो कर्व इलास्टिक है या इन इलास्टिक है। कांस्टेंट रिटर्न आ रही है, एमपी बराबर है, एमपी में चेंज नहीं आ रहा, लेबर बढ़ती जा रही है। इस साइड पे लेबर है, इस साइड पे एमपी है। मुझे बताइए कैसा कर्व बनेगा, इलास्टिक, इन इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक या यूनिट इलास्टिक। दिमाग काम कर रहा है आप सबका, यूनिट तो नहीं बनेगा। गुड मॉर्निंग सर। सवाल ये है कि लेबर बढ़ रही है, लेबर मेरी बढ़ रही है, क्योंकि लेबर क्या है, वेरिएबल फैक्टर है, मगर एमपी कांस्टेंट है। एमपी एक पॉइंट पे खड़ा है। ये कर्व कौन सा, ये कर्व कौन सा, फिर सोच लें, इन इलास्टिक है या इलास्टिक है। अच्छा भला मैं हिलने लगा था यहाँ से, भाई ने रोक दिया। एक इलास्टिक कह रहे हैं, एक इन इलास्टिक कह रहे हैं। की कर बैठे हैं, मैं की कर बैठा, मैं क्यों आपसे एक्सपेक्टेशन लगा लेता हूँ, ऐसा क्यों करता हूँ मैं। मुझे रोका करें, कहा करें सर ना इतना सोचता करें हमारे बारे में, हम उतने अच्छे बच्चे नहीं हैं। अच्छा खैर, याद करें हम लोगों ने एक टोटका निकाला था जिसको मैंने कहा था यूज़ कीजिएगा, आपका मसला हल हो जाएगा, और आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। और क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जाके रिवाइज ही नहीं करते होंगे, भूल जाती चीज़ें। न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर, किस में चेंज आ रहा है, एक सेकेंड, न्यूमरेटर क्या रखा था, क्वांटिटी या प्राइस, और क्वांटिटी का एक्सेस कौन सा था, एक्स या वाई, क्वांटिटी का ये एक्सेस था, ऐसे ही है। तो अब यहां पे कौन खड़ा है, लेबर, तो न्यूमरेटर चेंज हो रहा है, यानी कि इसमें चेंज आ रहा है, मगर किस में चेंज नहीं आ रहा, एमपी में, डिनोमिनेटर में। चेंज अगर नहीं आ रहा तो जीरो पे है, तो इसका आंसर क्या आएगा, एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज इन्फिनिटी, इज इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी से मुझे अगला सवाल ये पूछना है कि भाई मैं टाइमलाइन पे कहाँ पे खड़ा हूँ।
ये था यूनिट इलास्टिक। इससे इस तरफ जाऊं तो ग्रेटर देन 1 था, इस तरफ जाऊं तो लेस देन 1 था। लेस देन 1 का आखिरी स्टॉप क्या होता है? इसका आखिरी स्टॉप क्या होता है? तो अगर इस तरफ जा रहा है तो ये इलास्टिक हुआ, और ये जब इन्फिनिट हो गया तो परफेक्टली। ऐसा सोचना कब शुरू करेंगे आप लोग? खुदारा इसको सोचा करें, तब चीज़ें क्लियर होंगी। घर जाके 1 घंटा दिया करें। 1 घंटे में अगर आपको लगता है कि आप लोग कवर कर लेते हैं तो पहली बात तो वो कवर होगा नहीं। चले अगर हो भी गया, दिमाग बहुत तेज़ चल रहा है आपका, तो पिछला डिवाइस कर लिया करें। क्योंकि मैंने कल भी आपको बताया था, जैसे माइक्रो ख़त्म हुई मैंने स्पीड पकड़ लेनी है मैक्रो के अंदर। अभी हम बहुत प्यार प्यार से सुकून से एक एक कर बना के चल रहे हैं। पूरा टेबल एक्सप्लेन हो रहा है। मैक्रो में टेबल्स नहीं है, मैक्रो में रटे हैं, और आपका पेपर भी MCQ बेस्ड है। तो मैक्रो में चैप्टर्स भी ज़्यादा है, माइक्रो के चैप्टर्स भी कम है, और इसके नंबर ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू दोज चैप्टर्स। तो ये लॉजिक है सारी, इसको प्लीज़ बिल्ड कर लिया करें। हाँ जी, ये क्लियर हो गया कवर यहाँ तक। इसको उतार लें, या इसको जैसे भी करना, स्क्रीनशॉट ले लें, सॉरी स्क्रीनशॉट कह रहा हूँ, तस्वीर ले लें। वैसे फंक्शन होना चाहिए यहाँ पर स्क्रीनशॉट का ना, ऐसे करके स्क्रीनशॉट हो जाए। अभी हमने को नया पढ़ा नहीं, ये सारा कवर डिवाइस की हमने कोई भी चीज़ नहीं पढ़ी। और अभी हम सिर्फ कहाँ पे खड़े हुए हैं? शॉर्ट रन में खड़े हुए हैं। अच्छा, शॉर्ट रन में लॉन्ग रन में बताऊँ क्या फ़र्क है? कुछ फ़र्क नहीं है। सिर्फ यहाँ पे फैक्टर 2 मौजूद हैं, एक फिक्स्ड और एक वेरिएबल है। उसमें दोनों ही क्या होंगे? उसका कर्व कुछ ऐसे बनेगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, उसका कर्व बनेगा कुछ ऐसा। इंक्रीज क्या? इंक्रीज कांस्टेंट, और उसके बाद डिक्रीज। इंक्रीज कांस्टेंट और डिक्रीज। तो किताब ने भी इसको ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराई हुई, मगर किताब ने इसके साथ इसके एक एस्पेक्ट को बहुत लिफ्ट कराई हुई है। वो कौन सा है? इकोनॉमीज ऑफ। ये टॉपिक मज़े का होता है हमेशा, मगर ये हम करेंगे कॉस्ट के बाद, ताकि उस वक्त तक पूरी आपको पिक्चर क्लियर होगी, प्रोडक्शन क्या है और उसकी कॉस्ट क्या है। ठीक शो? ठीक होगी बात? चलूँ आगे? ज़्यादा नोट हो गया? अब कॉस्ट पे आ जाऊँ। कॉस्ट क्या? कॉस्ट क्या चीज? कॉस्ट। कॉस्ट कॉस्ट। हंस पड़े हैं ना? बस मैं यही चाह रहा था कि आप आवाज़ारगी वाले मुंह के साथ ना बैठे हों जब मैं कॉस्ट पढ़ा। थिंक ऑफ द डेविल एंड डेविल इज परफेक्टली हियर। नहीं अभी है, आई विल टेक टाइम। हाँ क्योंकि मैं, अच्छा बात सुने, पानी आपसे का, अच्छा ठीक है। कॉस्ट, ये कॉस्ट क्या होता है? खर्चा। अगर हम देसी वर्ड बोले ना तो ये है खर्चा। खर्चा खर्चा खे होता है, मुझे पता है, मैं भी उर्दू बोलता हूँ, मगर देहातों में क्या बोला जाता है? खर्चा। मेरा खर्चा बड़ा आ गया। आजकल कॉस्ट
ऑफ लिविंग ज़्यादा या कम है? ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा? महंगाई ज़्यादा। तो ये बताइए एक प्रोड्यूसर के लिए, एक प्रोड्यूसर के लिए, यहां पे खड़े हो गए हम लोग, एक प्रोड्यूसर के लिए दो तरह के खर्चे होते हैं। उसकी जो टोटल कॉस्ट है ना, उसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं। एक एस्पेक्ट होता है फिक्स कॉस्ट और एक एस्पेक्ट होगा वेरिएबल कॉस्ट। सर जैसे आपने फिक्स लिखा, हमने फौरन जहन में क्या पकड़ लिया था? वेरिएबल को। मुझे कोई से 5 फिक्स कॉस्ट बताता है। हाँ? रेंट नहीं, बिल्स फिक्स नहीं आते, सैलरीज फिक्स होती हैं। सैलरीज वो होती हैं जो आपको 100% पे करनी पड़ती हैं, चाहे लेबर काम करे चाहे लेबर काम ना करे, क्योंकि ये फिक्स्ड है, ये कॉन्ट्रैक्चुअल है। रेंट भी क्या है? कॉन्ट्रैक्चुअल, आपको देना ही देना है, चाहे आपकी प्रोडक्शन हो, चाहे आप काम करें या चाहे आप भाड़ में जाएं, वो आपसे रेंट लेने पहुंच जाएगा कि जनाब मैं आ गया हूँ, अस्सलाम वालेकुम, रेंट देते। उसको नहीं फिक्र कि आपने एक जूता बनाया है, 100 बनाए हैं, 500 बनाए हैं, 1000 बनाए हैं, नथिंग। और बताएंगे फिक्स कॉस्ट, टैक्स, हर टैक्स नहीं, प्रॉपर्टी टैक्स। उस वेयर हाउस का कौन सा टैक्स? प्रॉपर्टी टैक्स, जो कि कौन लेगा? मालिक मकान, गवर्नमेंट। जिस तरह इसको कोई फिक्र नहीं है ना, उस तरह गवर्नमेंट को भी कोई फिक्र। और बताएं? हाँ, इंस्टॉलमेंट्स। अगर आपने मशीनरी रेंट पे ली हुई है, क्योंकि मशीनरी महंगी होती हैं, करोड़ रुपए की होती हैं, 2 करोड़ रुपए की होती हैं, 10 करोड़ रुपए की होती हैं, अगर आप उनको बाय करने लगें तो आपका जेब से जाएगा पैसा, यानी कि ज़्यादा अच्छी मशीनरी तो ज़्यादा मेरा कैपिटल आउटफ्लो होगा या इनफ्लो होगा? आउटफ्लो होगा। तो प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, कहते हैं कि यार जब तक ये प्रोडक्ट बन रहा है तब तक हम इसकी मशीनरी रेंट पे ले लेते हैं। किस पे? और उसका क्या पे करते जाएंगे? इंस्टॉलमेंट्स। और इन इंस्टॉलमेंट्स में एक और एस्पेक्ट छुपा होता है, इंटरेस्ट का, क्योंकि इतने अच्छे तो है नहीं कि करोड़ वाली मशीनरी करोड़ में देके आपको करोड़ के पैसे वापस ले रहे हो, नहीं, वो बीच में क्या ऐड करेंगे? इंटरेस्ट। तो करोड़ वाली मशीनरी आपको पड़ेगी 1 करोड़ 20 लाख की, और जो ऊपर का 20 लाख है वो क्या है? इसका असल नाम रेंट नहीं है, इसको असल हम कहते हैं लीज। लीज पे लिए। किस पे लिए? लीज पे लिए। और एक मुझे बता दें बस, फिक्स कॉस्ट जो पड़ती ही पड़ती है, चाहे कुछ हो जाए। इस कमरे में देखें, कुछ चीज़ आपको फिक्स कॉस्ट नजर आ रही? ये सारी वेरिएबल। बिजली डिपेंड करती है कंजम्पशन पे, बिजली फिक्स नहीं आती। कोई एक बता दें जल्दी से, बताएं बताएं बताएं। रेंट, सैलरी, प्रॉपर्टी टैक्स, नहीं, फिर हार मान ली। एसेट्स तो यहाँ पे आ गए ना, इंस्टॉलमेंट्स और इंटरेस्ट के ऊपर आ जाएंगे। एसेट्स कोई भी हो, चाहे मशीनरी हो चाहे फर्नीचर वगैरह हो, उसमें कवर हो जाते हैं। बिल्डिंग का रेंट हो गया, और बिल्डिंग में क्या करना है आपने? और फिक्स कॉस्ट जो चेंज नहीं होती विद प्रोडक्शन, वो उतनी की उतनी ही रहती है, वो उतनी ही कायम व दायम है। हाँ, क्या? लैंड। तो लैंड का रेंट हो गया ना। लैंड का क्या होगा? रेंट। लेबर का क्या होगा? तो मैं आस्ते आस्ते आपको कहाँ पे लेके जा रहा हूँ? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे। लैंड का खर्चा, लेबर का खर्चा, उसके बाद और क्या होता है? कैपिटल। कैपिटल का खर्चा, इंटरेस्ट,
और एंड पे गवर्नमेंट का टैक्स। एंटरप्रेन्योर जो कि पैसे लगा रहा है, क्या वो फिक्स कुछ लेगा? वो भी अपने आप को सैलरी में काउंट करा लेता है। वो कहता है मैं भी तो कौन हूँ, कंपनी का एक एम्प्लॉय हूँ ना। तो अगर कंपनी बाकी एम्प्लॉयज़ को पैसे दे रही है तो अपने ही कमाए हुए प्रॉफिट में से वो अपने आप को ही क्या दे रहा होता है, सैलरी दे रहा होता है। ये चार बातें क्लियर हो गई। अब आ जाए वेरिएबल कॉस्ट पे। वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होगी? जो चेंज होगी विद आउटपुट, और ये चेंज नहीं होती विद आउटपुट। तो मुझे बताइए वेरिएबल कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होगी? सैलरीज होती हैं फिक्स्ड, और ये होती हैं उन एम्प्लॉयज़ की जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल हों। बट अगर आप बाज़ार से या बाहर से दिहाड़ी पे मजदूर लेकर आए काम करवाने के लिए, तो क्या आप उनको पूरे महीने की सैलरी देंगे? आप उनको सैलरी देते हैं जितना काम करवाया उतनी। तो वो सैलरी नहीं कहलाती, वो कहलाती है वेजेस। वो कहलाती है वेजेस। फिर रॉ मटेरियल, जितनी प्रोडक्शन करनी है, जितना मैंने आउटपुट निकालना है, उतना ही मुझे क्या चाहिए होगा, तो रॉ मटेरियल भी वेरी करेगा। बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि सारी क्या यूटिलिटी। अब इसमें बिजली भी आ गई है, पानी भी आ गया और गैस भी आ गई। ये बात समझ आती है? एक ऐसा प्रोड्यूसर जिसकी टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट, ये कौन सा होगा? जिसकी कोई वेरिएबल कॉस्ट नहीं है। ये कब होगा? टोटल कॉस्ट निकाली तो वेरिएबल कॉस्ट जीरो है, और सारी की सारी कॉस्ट कौन सी अकर हुई है? फिक्स। तो टोटल कॉस्ट हो गई फिक्स कॉस्ट के इक्वल। ये कब मुमकिन है? जब कोई चीज नहीं बनाए, क्योंकि जैसे वो चीज बनाता तो क्या इनकर होती है? वेरिएबल कॉस्ट। ये किस पर डिपेंड कर रही है? आउटपुट पे। तो जिस टाइम पे उसने कुछ भी प्रोड्यूस नहीं किया तो उसकी टोटल कॉस्ट किसकी इक्वल आ गई है? फिक्स कॉस्ट की इक्वल आ गई है। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट। ये कब होगा? ये कब होगा? टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट। ये कब होगा? तो पे फिक्स कॉस्ट नहीं देनी आपने, वो तो वेरी नहीं कर रही ना, वो तो आउटपुट पर डिपेंड ही नहीं करती, ये डिपेंड करती है। थोड़ा सा दिमाग पर जोर लगाएं, ये किस फेज में पॉसिबल है? लॉन्ग रन में पॉसिबल। क्योंकि लॉन्ग रन में क्या होता है, मेरे पास कोई फिक्स फैक्टर नहीं होता। तो ये आंसर तब आएगा जब आप कहाँ पे ऑपरेट करेंगे? लॉन्ग रन में। और ये आंसर कब आएगा? जब आप शॉर्ट रन में हो, जब आप शॉर्ट रन में हो एंड देयर इज जीरो प्रोडक्शन। पूरा महीना दुकान या कारखाना खाली रहा, क्या रेंट लेने वाला आएगा? क्या प्रॉपर्टी टैक्स वाला पहुंच जाएगा? क्या वो किस्तों वाला भाई आएगा? क्या मजदूर सैलरीज के लिए पहुंच जाएंगे? मगर ये भी इनकर नहीं हुआ, वेजेस भी इनकर नहीं हुई। हाँ, जो लाइन रेंट है बिजली का वो कम से कम आएगा, वो नेग्लिजिबल है, उसको हमने काउंट नहीं किया। या अज्यूम कर लेंगे उस कारखाने का मीटर उतार के ले गए थे, तो फिर तो बिल्कुल ही क्या हो जाएगा? जीरो। याद है? ओके, पक्की बात। तो आपने कहा सर टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। मैंने कहा वेरी गुड, छा गए आप लोग। अब मुझे बताइए मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? आपको मार्जिनल प्रोडक्शन का फॉर्मूला तो पता है ना, क्या होता है? चेंज इन प्रोडक्शन, चेंज इन टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय वेरिएबल। अब बताइए मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा? चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। वहां पे क्या था? डिवाइडेड बाय वेरिएबल फैक्टर। यहां पे क्या है? डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। क्वांटिटी कौन सी? जो प्रोड्यूस हो रही है, जो हमारा
आउटपुट है। तो इसको पूरा लिख लें, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। तो एमसी क्या है? चेंज इन टीसी ओवर क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। नहीं सर, और बताएं। ये हो गया। चले, एसी का फॉर्मूला बताइएगा। एवरेज कॉस्ट, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, टी क्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। ये किसका है? एसी का या एटीसी का? एक ही बात है। एवरेज टोटल कॉस्ट कह लें, एवरेज कॉस्ट कह लें, एक ही बात है। तो फिर एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? एएफसी, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। ये लिख लें, कम से कम यहां तक लिख लें। आज के लिए इतना ही, ठीक है जी। तो अब प्लीज़ हम चैप्टर 4 में दाखिल हो चुके हैं। पिछला रिवाइज करना स्टार्ट कर दें, डिमांड सप्लाई, और इसको डेली बेस पे। मुझे पता है कि आप बहुत हाजिर नमाज हैं, घर जाके आपने ये सारा टेबल 10 मिनट में रिवाइज कर लेना, मगर जो अगले 50 मिनट आप बचाएंगे उसको बातों में ना लगाइएगा, उसमें पिछला रिवाइज कर लीजिएगा। मंडे को आपका एक बड़ा प्यारा सा मिड है। मंडे वाला कौन सा? जो अगला मंडे आएगा, उसमें चैप्टर 2 होगा, चैप्टर 3 होगा और चैप्टर 4 होगा, यानी कि पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स होगी। चैप्टर 1 को छोड़ दें। तो मुझे उस मिड में डिसअपॉइंट ना कीजिएगा। 4 तब तक पूरा हो जाना चाहिए, ठीक है जी। मंडे, जो अगला मंडे आ रहा है, तैयारी कर लेंगे, भरोसा कर लूँ। चलें जी, रब रखा।